नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूं इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इलेट्स एक संस्था है जो 17 साल पुरानी संस्था है, जिसका उद्देश्य देश में और विदेश में नॉलेज और इनोवेशन का प्रसार करना है। और इस उद्देश्य के लिए हम लोग 4 मैगजीन्स निकालते आए हैं, जिनका नाम है डिजिटल लर्निंग, एक मैगजीन जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जो आईसीटी इनोवेशन इन एजुकेशन पर काम करती है पिछले 16 सालों से। उसके अलावा हमारी मैगजीन है ई-गव, जो ई गवर्नेंस, आईटी का यूज गवर्नेंस में कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग केस स्टडीज देश और दुनिया से हम जो है उसको छापते हैं, प्रिंट में, ऑनलाइन में। उसके अलावा हम एक मैगजीन निकालते हैं ई हेल्थ, जो आईटी का यूज हेल्थ सेक्टर में कैसे हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और एक और हमारी मैगजीन है बैंकिंग एंड फाइनेंस पोस्ट की, गांव-गांव में कैसे हर आदमी के पास बैंक अकाउंट खुल पाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। और आज इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आज हमारी चर्चा है भारत की जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में। और ये व्यक्ति हैं श्री विश्वजीत कुमार सिंह, जो कमिश्नर हैं नवोदय विद्यालय समिति, और ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे साथ। थैंक यू रवि गुप्ता जी, आपको रियली थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने सारे जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी इसमें इंगेज्ड हैं, उनसे बात करने का। और समय भी बड़ा सामयिक है कि पोस्ट कोरोना में पूरा पैराडाइम जो एजुकेशन का है वो शिफ्ट कर रहा है, और लगभग सिनारियो जो नज़र आ रहा है 1.5 साल के लिए कम से कम, मुझे जो लग रहा है इट विल बी क्वाइट डिफरेंट, माने अलग हट के होगा। और उस संदर्भ में एक और मैं आपको बताऊं कि जस्ट मैंने 2 दिन पहले चार्ज लिया NIOS का, जो डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अब लगभग रूरल एरियाज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप हम देख सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत बधाई हो एक विश्वजीत कुमार सिंह जी की, आपको चेयरमैन ऑफ NIOS का भी जो वो प्रभार मिला है। और हमें लगता है कि आप चूंकि जो ग्रामीण इलाके में जो शिक्षा है उसमें NIOS का और नवोदय विद्यालय समिति दोनों का बहुत ही प्रमुख स्थान है भारत में, तो उसी पर हमारी चर्चा है आज। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हमें बताएं कि जो ये नवोदय विद्यालय है, इनका इतिहास क्या है, ये क्यों बने, कैसे बने और कैसे इनका विकास हुआ पिछले सालों में, के बारे में बताएं। ये गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स आल्सो। नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है 1985 में हुई, बड़े छोटे से 2 मॉडल स्कूल के रूप में, एक अमरावती में और एक झज्जर में। और इसकी स्थापना के पीछे कारण था कि गांव के जो बच्चे थे, जो टैलेंटेड हैं, जो गिफ्टेड हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मौका नहीं मिल पा रहा था कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, कैसे अच्छी शिक्षा लें और अच्छे से आगे बढ़े। इसी संदर्भ में 1985 में ये कोशिश की कि क्यों नहीं रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने में हैं, जो गिफ्टेड हैं, उनको सेलेक्ट करके अच्छी वातावरण दिया जाए, अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट, अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट दिया जाए, और ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बने और अच्छा अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कर पाए। उसी संदर्भ में समझो, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी स्थापना हुई। आज के डेट में ये विद्यालय 2 से बढ़कर 661 हो चुका है, इसमें कि 645 ऑपरेशनल चल रहे हैं, और लगभग 572 स्कूलों में परमानेंट साइट्स पर हैं और बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। माने शायद बहुत कम ऐसे स्कूल हैं सरकारी क्षेत्र में जो इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जिसके कारण बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं आपको, उनका खेलने कूदने का, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उनका मेंटल एबिलिटी बढ़ाने का सारी फैसिलिटी दी जाती है। और आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि पिछले साल से ये हमने हर विद्यालय में एक मेल और एक फीमेल साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी दिए, जो बेसिकली न केवल उनका इसका ध्यान रखेंगे कि वो
मेंटल ग्रोथ कैसा हो रहा है, बल्कि उनकी डिफरेंट स्ट्रेस है, परिवार से दूर रहना, इस एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो उनका टेक केयर करेंगे। और इसके साथ मुझे और एक खुशी है कि इस मेजर के कारण हमारे यहाँ कुछ घटनाएं होती थी, वो लगभग खत्म हुई, एक मेजर। और यदि आप एकेडमिक्स की जर्नी की बात करेंगे, तो एकेडमिक्स के जर्नी में शुरू में तो हमने शुरुआत जो की थी, लेकिन आज के डेट में आपके भी मैगजीन ने वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट सेक्टर में, और आईआईटी जेई सिविल सर्विसेज में शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल है। साथ ही साथ हमने पिछले 4 सालों से कोशिश की कि ये जो बच्चे टैलेंटेड थे, इनको विदेशों में जो बड़े अच्छे नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, उन्हें मौका नहीं मिलता था। अब ये बच्चे इंपीरियल कॉलेज लंदन हो या एलसी कॉलेज लंदन हो या आपको ऑक्सफोर्ड हो, डिफरेंट ब्रांचेज में जा रहे हैं। अच्छा। और अपने बलबूते पर जा रहे हैं। इनको केवल हमने फैसिलिटेट किया, हमने इनको कुछ पैसे नहीं दिए, चाहे हेल्प नहीं किया। इनकी अपनी क्षमता है जिसके आधार पर ये जा रहे हैं। थोड़ी बहुत दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उनको हेल्प करते हैं, लेकिन अदरवाइज इनकी अपनी क्षमता को मैंने पूरे एनवीएस ने कोशिश की इसको निखारा जाए, उनको वो भी मौका दिया, वो भी मौका उनको मिल रहा है। खेल कूद में भी ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपने पूछा जर्नी अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से मैं समझता हूं कि जेएनवी एक ऐसे जोन में जाने के लिए तैयार है जहां की शायद ऑल टॉप स्कूल्स जितने हैं वो इनसे कम्पीट करने की लालसा है। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अगर बहुत ही खुशी की बात है कि अगर हमारे ग्रामीण इलाकों के बच्चे आज अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाने की सोच रहे हैं और एक्चुअली जा रहे हैं और अपने बूते पर जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है देश के लिए। अब एक चीज़ मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कुल कितने बच्चे नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कितने टीचर्स हैं, और आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ बताएं। जी। पहले तो आपने जो गरीब बच्चों के इंपीरियल और ऑक्सफोर्ड के जाने के बारे में बात की, आपको आश्चर्य हुआ कि वैसे बच्चे गए हैं जो कि समझिए ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, डिलीवरी बॉय के बच्चे हैं, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। नवोदय ने उनको वो उड़ान दी और वो पढ़ रहे हैं। शायद 1-2 बच्चे तो दे आर टॉपिंग इन देयर इंस्टीट्यूट आल्सो, वेरी वेल। आपका जहाँ तक था इस बच्चों के संदर्भ में, लगभग अभी 2,80,000 बच्चे और बच्चियां हमारे स्कूलों में हैं। और रेशियो यदि देखिएगा जेंडर वाइज, तो वो लगभग 42-43% समझिए लड़कियां हैं और रेस्ट लड़के हैं। तो जेंडर वाइज भी बड़ा अच्छा है। माने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, शायद जेएनवी इसमें सबसे आगे काम कर रहा है। साथ ही साथ सोशल सेक्टर के रूप में एक उन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, SC ST डिजेबल्ड बच्चे, इनको भी काफी तरजीह है। और लगभग 41% 44% SC के बच्चे, SC ST के बच्चे ऑलरेडी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने गजब चमत्कार किए हैं। आज काफी बच्चे मिलते हैं, आते रहते, तो उनसे मिलकर लगता है कि चलो इस स्कूल ने कुछ तो उनको दिया है। टीचरों का जहाँ तक सवाल है, तो लगभग हर स्कूलों में लगभग 30 के समझ से 26 से 30 के बीच में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, और उसके अलावा मिसलेनियस टीचर जैसे म्यूजिक टीचर हो गए, PET मेल, PET फीमेल हो गए। ये सारे सुविधाएं बच्चों को मिली हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, तो आप ये समझिए कि इन स्कूलों में लगभग क्लासरूम तो अच्छे हैं ही, लाइब्रेरी हमने कोशिश की कि अच्छी लाइब्रेरी हो और अच्छे रेफरेंस बुक्स उनको मिले। ये ग्रंथालय जैसे है वो हर लाइब्रेरी में लगभग ऑपरेशनल है, चल रहा है। लैब्स वेल इक्विप्ड हो और बच्चे लैब्स में पढ़ने के दौरान थ्योरी सीखें भी, एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस हो लैब्स में। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जितने विद्यालय हैं उसमें बच्चों का जो क्रिएटिवनेस है, लाइक म्यूजिक में या उनका सिंगिंग में, जो भी उनका आर्ट में, पेंटिंग में, वो ऑल परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग जो भी आर्ट्स हैं उनमें वो एक्सेल करें और उनको हर सुविधाएं जो उनको चाहिए। और पिछली बार मुझे एक वाकया याद है जैसा आपसे शेयर कर ले रहा हूँ जी। एक हमारा नेशनल इंटीग्रेशन मीट होता है, दिल्ली में ही था, कैमानी ऑडिटोरियम में। हमें ऑनरेबल मिनिस्टर आए हुए थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो।
आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने सोचा कि ये सब कहेंगे मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लगातार 3-4 बच्चों ने कहा कि हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, हम पेंटर बनना चाहते हैं। सो ही वाज रियली पजल्ड, ये कैसे हो सकता है। तो उसका कारण ये था कि बच्चों को चूंकि शुरू से आप सेंसिटाइज करते हैं म्यूजिक के प्रति भी, पेंटिंग के प्रति, तो कहीं ना कहीं उनमें डेवलप करता है कि चलो हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छा माने होलिस्टिक डेवलपमेंट का कहिए, और एक करियर ऑप्शन भी हम ऑफर कर रहे हैं कि आप उसमें भी यदि जाना चाहते हो तो जाओ। गेम्स का जहाँ तक सवाल है और उनका फिजिकल फिटनेस का, तो मॉर्निंग में उनका समझिए पीटी होना और थोड़ा योगा, और इवनिंग में गेम्स मैंडेटरी है। वो उनको खेलना ही खेलना है, 1 से सवा घंटे उनको खेलना है और जम कर खेलना है। तो खेलने की कई चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे ग्राउंड है, क्रिकेट है। ग्राउंड है तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, आपको टेबल टेनिस कहीं-कहीं है, आपके बास्केटबॉल हर में है, वॉलीबॉल हर में है, खो-खो, कबड्डी, जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं। और एक विशेषता ये है कि बच्चे ट्रेडिशनल जो हमारे गेम हैं, जिस पर हम फिट इंडिया में बड़ा एम्फेसिस दे रहे हैं, उन गेमों को ऑलरेडी खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड उनका ग्रामीण परिक्षेत्र से है, तो उनको अच्छा लगता है और दे आर फिजिकली फिट। इस संदर्भ में जस्ट मैं एक कोट करूंगा। एक हमारी स्टडी हुई थी, लोग कहते थे बच्चे आपके बड़े कमजोर और पतले दुबले होते हैं जी, तो हमें भी थोड़ा खराब लगता था। तो हमने किसी ने ऑफर किया तो हमने कहा स्टडी करवाओ। तो ये स्टडी हुई। स्टडी में दिल्ली के वो कुछ स्टडी कर रहे थे, कुछ हमारे बच्चों का स्टडी कर रहे थे। तो लगभग तो 16 स्कूलों में उन्होंने स्टडी की। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें रिजल्ट ये है कि हमारे बच्चे जो 6 क्लास में 9-10 माने 10 से 11 हेमोग्लोबिन लेवल के साथ आते हैं, वो 14-15 पर थे। पतले दुबले थे, लेकिन वेरी हेल्दी। तब उनको जो डॉक्टर्स सुपरवाइज कर रहे थे, जो उनके डॉक्टर्स जा रहे थे, टीम स्कूलों में टीम जा रही थी, एक्चुअल ब्लड सैंपल्स लेके टेस्ट हुए। तब उनको भी आश्चर्य हुआ कि हम जब शुरुआत किए थे तो हमें तो ये लग रहा था कि आपके बच्चों को बताना पड़ेगा कि एनीमिक हैं जी, ये खाना खिलाओ, ये खाना खिलाओ। उल्टा अब ये हुआ कि हमें दिल्ली के बच्चों को बताना पड़ा कि भाई ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो दैट वे, चूंकि वो देश वहाँ का जो खान पान का तरीका है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सब चीजें लगभग अपने मिल जाती हैं आसानी से फ्रेश। तो उनकी, और उसके बाद फिजिकल काफी वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेरी रोबस्ट हेल्थ। मोटे नहीं होंगे आप, हमारे बच्चे लगभग जेनजी के बच्चे मोटे नहीं दिखेंगे, लेकिन हेल्दी होंगे। एक बहुत बड़ी, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के डेट में जी, कि बच्चों को फिजिकली फिट कैसे रखें। इनफैक्ट चाइल्ड ओबेसिटी एक मेजर इशू है मेट्रोज में। हाँ, बच्चों का मोटापा जो है बहुत जी 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 कंसर्न है, मेजर कंसर्न है। तो उस कंसर्न से हमारे बच्चे बचे हुए हैं, और पेरेंट्स भी कम से कम इस मामले में कंसर्न नहीं है। हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, हेल्थ का भी हम लोग प्रॉपर टेक केयर करते हैं, और बजाते उनका हेल्थ चार्ट एक बना होता है, हेल्थ एक बुकलेट टाइप का है, जिसमें उनके हर समझिए एक स्टाफ नर्स है, रेगुलरली उसको मॉनिटर करती है, हर चीज मेंटेन रहता है। कोई डिजीज हुई तो कब हुई, किस फ्रिक्वेंसी पर कौन सा दवा दिया गया, और एक डॉक्टर्स या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके एक डॉक्टर सप्ताह में 2 से 3 दिन विजिट करते हैं। तो हेल्थ के संदर्भ में भी टेक केयर, मैंने अच्छा टेक केयर करते हैं। उनको कोई दिक्कत इस तरह का नहीं है कि कोई परेशानी हो, हम टेक केयर हम देख ना पाए। एक मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इन बच्चों में एक ही चीज़ पहले थी कि थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैंने जो देखा 4 साल, 4 साल पहले। चूँकि वो ग्रामीण एरिया से आए हाँ, हाँ, जी, जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो कहीं न कहीं किसी फंक्शन में आए, बोलना हो, तो थोड़ा दे फील वेरी अनकंफर्टेबल। समहाउ आई टूक ए कजल कि नहीं, इनको धीरे-धीरे कंफर्टेबल बनाना है। जो थोड़ी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा लैंग्वेज पर कंट्रोल, थोड़ा एटिकेट्स समझ में आनी चाहिए। करते-करते लास्ट ईयर जब आपका ये जो हो रहा था परीक्षा पे चर्चा, माननीय प्रधानमंत्री जब एड्रेस कर रहे थे, तो मैं तवांग के एक बच्चे का इंग्लिश में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछने का एलोकेशन जो था, मैं देख के दंग रहा। उसका 2 क्वेश्चन लगातार नॉर्थ ईस्ट से ही थे, और तीनों नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने इतनी अच्छी इंग्लिश, इतने अच्छे तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मुझे लगा कि चलो अब इस एरिया में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी नवोदय अब आ रहा है। यानी वो किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन में जाए तो पीछे नहीं रहे। तो वो भी एक समझिए एक मेजर हमने फील्ड चुना था, और वी आर सक्सेसफुली फॉलोइंग एंड
हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी उभर कर आए। एक चूंकि आपका जो बच्चे हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताएं, इसलिए कि हमारे साथ इस वीडियो पर हजारों लोग जो है फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत से आज के दिन तो बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल भी है उसमें भी लोग जो है फेसबुक पर आप देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा कि नवोदय विद्यालय में अगर उन्हें अपने बच्चों को भेजना हो कैसे भेजें और उसकी प्रक्रिया क्या है। जी इसकी प्रक्रिया जो है एक ये तो एग्जाम बेस्ड है। ये कोई भी एडमिशन किसी पैरवी या कोटे से नहीं हो सकती। ये पूरा एक इंडिपेंडेंट बॉडी एग्जाम लेती है और एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं, एनवीएस कंडक्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन पूरी इवैल्यूएशन, क्वेश्चन प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज डन बाय सम इंडिपेंडेंट बॉडी। एंड एग्जाम्स जो क्लास 3 जगह एडमिशन हमारे होते हैं 3 लेवल पर। एक है क्लास 6 में, एक है क्लास 9 में और एक है क्लास 11 में। क्लास 6 के जो एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे नॉन वर्बल टेस्ट है। दैट मीन्स कि हम बच्चे को किसी सिलेबस के अनुसार टेस्ट नहीं करते, हम बच्चे को उसकी क्षमता टेस्ट करते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्ट, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका लॉजिकल रीजनिंग, दीज ऑल थिंग्स आर चेक। ताकि जो बच्चे हमारे पास हैं उनका, हमको इससे मतलब नहीं को पढ़कर क्या आ रहा है, हमको ये मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है। और इसी के आधार पर क्लास 6 में हर स्कूल में 80 बच्चे की सिलेक्शन और सिलेक्शन का प्रक्रिया की वो एग्जाम में हर साल एग्जाम होती है। पहले तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप अप्लाई करेंगे, फिर एग्जाम होगी, एग्जाम में जो सिलेक्ट होंगे उनको हम अपने स्कूलों में एडमिशन के लिए बुलाएंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 3 साल से ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। बच्चे आप अपने घर में लैपटॉप पर बैठ के बच्चे अपना भर सकते हैं, या कहीं चले गए अपना कियोस्क में अपना भर दिए। अच्छा, तो डाउनलोडिंग जो करनी है एडमिट कार्ड की वो भी ऑनलाइन है। रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड मार्क्स इज आल्सो गिवन ऑनलाइन। उनके अलर्ट पर आ जाता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड सो नाउ यू फिक्स योर काउंसलिंग डेट। वी आस्क देम कि आप बताओ किस दिन आना चाहते हैं। तो ओनली दैट डे दे कम टू द स्कूल और अपना सर्टिफिकेट जो भी है पेपर्स हैं वो दिखाएं और उसका एडमिशन होती है। एक हमने और इसमें सिंप्लीफाई किया कि पहले बड़े सर्टिफिकेट्स लगते थे और हमारे यहाँ बच्चे अपीयर होते हैं, लगभग पिछले साल एप्लीकेशन आए थे 31 लाख। तो हमने क्या 31 लाख 31 लाख 31 लाख लोगों ने, 31 लाख बच्चों के पेरेंट्स उन सर्टिफिकेट के कितने ऑफिसों में दौड़ते होंगे आप समझ नहीं सकते। इमेजिन क्या हालत होती है, क्या हालत होगी। हम 31 लाख से क्यों मांगते हैं सर्टिफिकेट, जबकि हमें 45,000 लेनी है या 50,000। बिल्कुल लोगों को दौड़ाने की अपेक्षा अंतिम में हम करेंगे ना 45,000 50,000 लेंगे। हाँ सही है, पॉइंट तो है नहीं कि उनको भी दौड़ाए। तो हमने उस जो गवर्नमेंट की तरफ से एमएचआरडी का बड़ा हेल्प रहा, उनसे मैंने डिस्कशन की, दे एग्रीड इमीडिएटली। सो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उसमें हमने कहा कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है केवल उसके स्कूल के हेड मास्टर से छोटा सा परफॉर्मा है, मुझे 6-7 लाइन का, वो भर के अपलोड करनी, बाकी कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। तो और ऑनलाइन एप्लीकेशन सारा पेज सेंट्रली आ गया, तो उनको स्कूल की भी चक्कर नहीं लगानी किसी की। बिल्कुल माने आपको एकदम नहीं है, आपको एडमिट कार्ड है, सेंटर पर जाइए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट हुए, एडमिशन लीजिए। सो होल प्रोसेस है मेड ट्रांसपेरेंट। इसमें एक ही चीज है कि ये एग्जाम बच्चा एक ही बार दे सकता है, केवल 5 मिनट। यू कैन नॉट रिपीट, आप रिपीट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी इसमें है, इसलिए जब भी बच्चे दे तो पूरी तैयारी के साथ दे, और एक ही बार दे सकते हैं तो तैयारी के साथ ही दे, ताकि अनसक्सेसफुल है तो अफसोस ना हो कि हमने तैयारी ना की। एक तो बच्चों को ये सजेशन। और चूंकि नॉन वर्बल टेस्टिंग है तो बहुत ज्यादा कोचिंग और ये सब जो थोड़ी उसके कोई फायदे हैं नहीं। एक्चुअली आपकी इंटेलेक्ट है, आप शार्प है तो यू विल गेट थ्रू, और आप यदि शार्प नहीं है तो यू कैन नॉट डू वंडर्स। तो आपको अपनी इंटेलेक्ट को कोशिश करनी चाहिए कि उसको शार्पेन करें, ना कि बहुत सारे कोचिंग और मगिंग। एक मुझे रिक्वेस्ट है जो भी बच्चे देख रहे होंगे इसके। दूसरा टेस्ट हमारा होता है क्लास 9 में। क्लास 9 में भी लगभग हम 6,000 बच्चों के एडमिशन लेते हैं। जो कुछ बच्चे होता क्या है कि 6, 7, 8, 9 में ड्रॉप करते हैं, या एडमिशंस नहीं लिए, या डिले हो गया, या किसी कारण से छोड़ दिए। तो वो लगभग हमारे हम लोगों ने देखा है 5 से 6,000 के बीच में वैकेंसी होती है। उसके लिए भी हम एक टेस्ट देते हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है ये करिकुलम बेस्ड है।
जो आपने 8th क्लास में जो पढ़ा है उसी के आधार पर थोड़ी बहुत मेंटल एबिलिटी भी लेते हैं, लेकिन बेसिक आधार करिकुलम ही रहता है, जिसके आधार पर एडमिशंस होते हैं। लेकिन इसकी कट ऑफ पॉइंट बहुत हाई आती है, इसलिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 4 से 5 सीट होगी बस। बस। तो उसमें आप बच्चे अपीयर होते हैं हर स्कूल में, आप बिलीव नहीं करें, एटलीस्ट 700-800। तो 700-800 में 5 बच्चे की सिलेक्शन इट्स अ वेरी वेरी टफ, यस आसान नहीं है। यस। अभी मैं एक कहीं गया हुआ था, एक हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहा कि हम एप्लीकेशन भरना चाहते थे। तो जो होता है ना कि उनको लगा कि एप्लीकेशन कहाँ मिले, क्या मिले, फिर वो जस्ट गूगल पर सर्च किया एंड ही गॉट कैरिंग, तो ऑनलाइन सारा है। तो ही वाज हिमसेल्फ टेलिंग, ये ब्लास्टर वहीं बैठे-बैठे सारा भर उड़ के खत्म हो गया। आई थॉट हाउ इट कैन हैपन। जब हम लोग के अपने समय में हम लोग तो भागा करते थे, 10 दिन लगता था अभी तो भरने में ही। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड है और इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, और रिजल्ट्स भी उनको जानने की जरूरत नहीं, खुद ही पता चल जाएगा, उनको मैसेज मिल जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11 थर्ड जो लेवल में जो एडमिशंस होते हैं वो बेसिकली अभी तक होते थे बोर्ड क्लास के। इस साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अब पोस्ट कोविड में कर पाएंगे कि नहीं, हो सकता है वी विल रिमेन विद द अर्लियर सिस्टम ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड। दिक्कत ये आती है कि डिफरेंट बोर्ड्स के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हार्मोनाइज। केरला बोर्ड को, बिहार बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को हार्मोनाइज करके एडमिशंस लेना इट्स स्लाइटली टफ। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो सकता है ये अगले साल है कि इस साल अब सिचुएशंस सिनेरियो उस तरह के नहीं। ये तो है एडमिशन का। रिजर्वेशन का मैं बता रहा हूँ, इसमें कैसे एडमिशन करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली ब्लॉक लेवल पर एडमिशन होते हैं, माने ब्लॉक लेवल पर जो 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन है उसी प्रो राटा बेसिस पर हर ब्लॉक को सीट एलोकेट होता है, और उसी के आधार पर वहाँ के बच्चों का फिर फाइनली रिजल्ट्स में हम सीट देते हैं। SC/ST का रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, तो SC/ST का जो नॉर्मल रिजर्वेशन है 22.5% तो है ही, लेकिन इस पार्टिकुलर NVS टेस्ट में जो प्रक्रिया है उसमें हम उनको प्रो राटा बेसिस पर लेते हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है 24%, तो 24% SC/ST आएंगे। इसमें पॉपुलेशन SC/ST मिला के मान लीजिए 14% ही होते हैं, तो भी 22.5% आएंगे। इसलिए इन जनरल आप देखिएगा कि जो बताया कि 44% SC/ST इसीलिए है कि उनको 22.5% तो मिलेगा ही, लेकिन बियॉन्ड उनको ये भी मिलेगा, क्योंकि गांव के स्कूल थे और पर्पस था कि उनको एक तरजीह दी जाए ताकि वो भी उभर पाए, वो भी मेन स्ट्रीम में आए। ये काफी अच्छा काम कर रहा है। ये आपने जो बताया कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, और दूसरी जो आपने चीज बताई कि पहले 31 लाख लोग सर्टिफिकेट, जो छोटी सी आपने एक काम किया कि जो हर एक को सर्टिफिकेट लगाना होता था वो हटवा दिया कि भाई 45,000 को एडमिशन दे रहे तो सर्टिफिकेट बस वही लेके आए, बाकी को जरूरत क्या है। आई थिंक ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, एक जो कंसेप्ट है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का, इसको BPR बोलते हैं, है ना। तो एक तो है कि कंप्यूटराइजिंग द बैड प्रैक्टिसेस, अगर कोई गलत प्रक्रिया भी उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर उसमें बिजनेस प्रोसेस को रीइंजीनियर कर दें और उन स्टेप्स को एलिमिनेट कर दें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उससे नहीं एग्जैक्टली है ही यही। हम लोग को बेसिकली ये कर पाए तो काफी पैसे की बचत होगी और लोगों की गजब सहूलियत होगी। बिल्कुल, ये तो आपने इतनी भलाई का काम किया कि बेचारे 31 लाख लोग, और गाँवों में जाके चक्कर लगाना, सर्टिफिकेट लेना, मतलब कितने झंझट का काम है ये तो आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफरेंट सर्टिफिकेट और ब्लॉक लेवल पर लेना कितना टफ है वो तो हम लोग समझते हैं, लेकिन ये हमारा क्रेडिट नहीं है, गवर्नमेंट की समझे एज ए होल एम्फेसिस। जी हाँ, ये तो टीम एफर्ट है। तो IT बेस्ड बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ, लोगों की सहूलियत के लिए बनाओ, उसका नतीजा है कि ये हम। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपके जो स्कूलों में IT इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब IT की पढ़ाई कैसी होती है, कंप्यूटर्स हैं, कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, इसके बारे में बताएं। IT के क्षेत्र में JNV काफी अग्रणी रहा पहले भी। 1993 से ही IT और कंप्यूटर एजुकेशन पर काफी जोर दिया गया,
और इसीलिए हर स्कूलों में आप देखेंगे कि लगभग एक स्मार्ट लैब जिसमें कि समझिए 45 से 50 लैपटॉप या टैबलेट्स होते हैं, और एक नॉर्मल कंप्यूटर लैब जिसमें कि अगेन 40 से 50 कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए एज ए होल कहिएगा तो 1:6 का रेशियो पड़ता है बच्चों को। हर 6 बच्चे पर एक लैपटॉप या टैबलेट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। और कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है उसमें थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। इसीलिए हम बहुत अच्छा आईटी का यूज नहीं कर पा रहे। बिना कनेक्टिविटी को आप बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्टिविटी कम से कम 50 Mbps टू 100 Mbps हर स्कूलों को मिल जाए, ताकि ऑडियो वीडियो फ्लो जो है डाटा का वो रियल टाइम में तो एटलीस्ट फ्लो हो शुरू हो जाए। अभी के समय हम वो नहीं कर पा रहे हैं। माने एटलीस्ट 30% स्कूल्स हमारे हैं जो कि ऐसे एरियाज में है, नॉर्थ ईस्ट में है, अंडमान निकोबार, और जम्मू कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्र और जो है जहाँ की कनेक्टिविटी की मेजर प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर तो हैं, लैब्स हैं, सब हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं पाई। दूसरा चैलेंज हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो है ह्यूमन रिसोर्स का। एक हमारे पास HCSA है, वो वही कंप्यूटर समझिए बच्चों को पढ़ाता है 8th क्लास, फिर PGT IT टेक पर। मैं समझता हूँ कि इसको हमें थोड़ा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि चूंकि हुआ क्या है कि ऑफिस के भी बिजनेस प्रोसेस जो सब IT बेस्ड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कोई भी अकाउंटिंग मैनुअल नहीं है, कंप्लीट IT बेस्ड है। जो भी मनी ट्रांसफर होते हैं सब PFMS पर है। आप कोई भी लेन देन करेंगे वो थ्रू बैंक्स या थ्रू RTGS या जो भी होगा, बट इट कैन नॉट बी मैनुअल। दूसरा टीचर की पोस्टिंग, ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग इज IT बेस्ड। So somehow we have to strengthen our IT processes in schools. आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इन केस ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट, हमने पिछले 4 साल में लगभग 3500 रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाया, 3000 कंप्लीट भी होगी, और हमें आज तक कंप्लेंट्स नहीं मिली। कारण ये जो पूरा हमने IT बेस्ड है। एप्लीकेशन देंगे, एडमिट कार्ड इशू होगा, उसका एग्जाम हॉल में जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उनको खुद उसी समय मिल जाए कितना नंबर आया, फिर भी उनका हम रिजल्ट पब्लिश करते हैं, पब्लिक डोमेन में डालते हैं 7 दिन के लिए। आप अपना रिजल्ट खुद देख, मैंने आंसर शीट देख लो, कमेंट्स करना है वो दे दो, कमेंट्स को लेके एक्सपर्ट कमेटी को देंगे, एक्सपर्ट कमेटी फिर उसको लेगी, माने डोमेन में लेगी, फिर उसको फाइनली रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो जो कैंडिडेट अपीयर हो रहा है उसके पास क्वेश्चन है, आंसर शीट है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी उसके पास है, आंसर शीट भी है। इंटरव्यू यदि होगी तो उसके पहले हम कभी भी मार्क्स नहीं लेते, इस अल्फाबेटिकली अरेंज कि हमें अल्फाबेट में नाम मिल गया, हमें इंटरव्यू बोर्ड बुलाया, इंटरव्यू उसके बाद अगेन इट विल गो टू द एजेंसी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया, देन दे विल रिजल्ट। तो वो भी बायस्डनेस की इंटरव्यू में हम किसी को बायस्ड, ये भी संभव नहीं। The process using IT it has become very transparent, but problem वही है कि human resource at the school level or to some extent in RO and our offices require to be strengthened to some extent, उसको करना पड़ेगा। आपके अधिकतर स्कूल्स रूरल एरियाज में है, तो आपके लिए टीचर्स को, आपके वहीं पर टीचर्स के हॉस्टल होंगे, स्कूलों में ही हॉस्टल, तो आपके लिए टीचर रिक्रूटमेंट और उनका रिटेंशन कोई इशू है वहाँ पर? मतलब रूरल एरियाज में टीचर रहना चाहते हैं, उनको कोई मतलब या उनको दिक्कत होती है उसको वहाँ पर? आपने बड़ा एक ऐसे पहलू को छुआ है जो कि हमारा बहुत बड़ा दर्द है। मैं आपको क्या कहूँ, हमारे स्कूल सारे के सारे रिमोट एरियाज में ही हैं बेसिकली, और यदि टीचरों को, ये ह्यूमन नेचर है, टीचरों को अवसर मिले बेटर तो नेचुरली वो शिफ्ट कर जाएंगे। इसमें भी हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, शायद हम रहे तो हम भी शिफ्ट करें, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि रिटेंशन ज़्यादा हो। हमने 15 से 20% का लगभग एट्रिशन है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस है माने इतना रिगरस है, जैसे टोटल एप्लीकेशंस मान लीजिए 2 लाख आते हैं, आप केवल 1000 सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ 1000, और उसमें वो उन टीचरों 2 लाख वो टीचर हैं जो कि BEd हैं, CTT हैं, मैं वेल क्वालिफाइड, उनमें से 1000 लेने पर ये 20% एट्रिशन रेट मानना चाहिए। कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये है। फिर भी कोशिश करें कि ट्रेनिंग के दौरान, जैसे पहले क्या होता था, टीचर आते थे सीधे स्कूल में जाते थे, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनको 21 दिन का इंडक्शन कोर्स,
इसलिए दें कि उनको जाने के पहले पूरी परिस्थिति समझा दें, उनको ये भी बता दें कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके क्या-क्या बेनिफिट हैं। इसके फायदे ये हुए हैं कि एटलीस्ट प्रिंसिपल लेवल पर, वाइस प्रिंसिपल लेवल पर, पीएचडी लेवल पर एटलीस्ट कम है। दे गेट कन्विंस्ड, क्या है कि प्रमोशन चैनल्स भी हमने अच्छे किए। जैसे पहले अब पीजीटी हमारे यहाँ जो हैं, वो चाहेंगे 7 साल में प्रिंसिपल बन जाएँगे अच्छा, और वीपी हैं 4 साल में। तो इस तरह से हमने प्रमोशन उनको ऐसा दिया है कि आप यदि अच्छे टीचर हैं और आप यू कैन गो अप टू एनी लेवल। और एक बार आपकी ब्रांडिंग ठीक-ठाक हो गई, नवोदय में अच्छे टीचर हैं, तो शायद बाहर भी आपको स्कोप काफ़ी है। हमने कोशिश की कि टीचरों को एनकरेज करें, ट्रेनिंग, हमारे 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट रीजन्स में और उनमें रेगुलर कोर्सेज होते हैं और हमने मॉड्यूल ये रखा कि हमने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर उसमें नहीं रखा। वी हायर पर्सन, जैसे आप जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं, हम अपना उनका संदर्भ बता के धीरे-धीरे वो हमारे लिए रियल एक्सपर्ट हो गए, क्या उनको पता है कि आप किस स्कूल के टीचर के लिए जा रहे हैं। इट्स वर्किंग वेरी वेल एंड रिटेंशन कैपेसिटी गोइंग अप इन जनरल, लेकिन 15% है, 15 से 20% अभी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा हटकर सवाल है, पर ये जो दर्शक है उनको भी कुछ इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा कि नवोदय विद्यालय के जो कंसेप्ट और केंद्रीय विद्यालय के कंसेप्ट में क्या अंतर है, मतलब फंडामेंटली क्या अलग है दोनों। ये जो सिस्टम है, ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, बट जवाब देने में मुझे बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। बहुत ही देखिए, ऐसा है कि दोनों के कैचमेंट एरिया एकदम डिफरेंट है। जी, पहला, उनके कैचमेंट एरिया बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस पर्सनल्स और शहरी क्षेत्र के लोग हैं। हम लोग के केस में, एनवीएस के केस में, आप पिछले बार जो सिलेक्शन हुई उसमें 93% बच्चे रूरल एरिया से आए, जबकि 25% सीट हम खुला रखते हैं जिसमें कि रूरल अर्बन कोई भी आ सकता है। अच्छा, लेकिन रूरल एरिया के बच्चों ने उनको मार्क दिया। अच्छा, और 93% बच्चे रूरल एरिया से आए। तो हमारा तो मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हमारा कैचमेंट एरिया एकदम अलग है। हम बेसिकली गाँव में सर्च करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा है जो कि हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है कि टोटली टेस्ट बेस्ड है। हमने कभी भी कोई किसी अदर प्रोसेस से एडमिशन नहीं किया, किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं। कुछ नहीं सकता। ये तो हुआ एडमिशंस के। दूसरा, जहाँ तक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, तो हम लोग की सिस्टम थोड़ी गुरुकुल टाइप की है। माना आप समझ सकते हैं कि बच्चे टीचर सब कैंपस में ही रह रहे हैं। तो कई, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे स्कूल तो 5 बजे खुल जाते सुबह में। आप कभी महसूस कर सकते हैं कि क्लास 11th के, 12th के और 10th के बच्चे सुबह 5 बजे टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, टीचर हैं डेडिकेटेड। ओके, टीचर इतने डेडिकेटेड हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ के कहेंगे, अब बच्चे ऐसा करते हैं कि आज सवा घंटा पीटी के पहले पढ़ ही लेते हैं। कुछ टीचर जिनको है शौक, वो शाम में अपना जब 7 बजे, तो 7, साढ़े 6, 7 बजे अपना गया हॉस्टल में, बच्चों के साथ बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो हम लोग के क्लास ट्रांजेक्शन का या इसका माहौल जो कहिए वो डिफरेंट है। वो फॉर्मल से हट के गुरुकुल टाइप का कहिए कि टीचर बच्चों को एक 1 to 1 जानते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं कि ये श्याम है और ये है, उनके पूरा कैरेक्टर जानते हैं। वो बच्चा कैसे है, उसको कहाँ पर कमजोरी होगी, उसको कहाँ हमें हेल्प आउट करना है। तो हमारे पढ़ाने का स्टाइल जो है और पढ़ाने का क्लास ट्रांजेक्शन का भी एकदम अलग है और इसीलिए रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा क्लास एवरेज इन क्लास 10th इट इज अराउंड 78% क्लास एवरेज। My no student get less than 78%. In case of class 12th it is around 75%. कितना आपने बताया? 75%. तो you can understand कि कितनी मेहनत वो करते होंगे हर बच्चे पर। जैसे होता है ना कि मान लीजिए 4 बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, बाकी बच्चे ऐसा नहीं, सारे बच्चे कहीं ना कहीं ठीक ठाक निकलते हैं। और उसका कारण यही है कि गुरुकुल सिस्टम होने से बच्चों पर, एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दे पाते हैं। इसलिए कमजोर से कमजोर बच्चा जो मान लिए आता है अनप्रिविलेज्ड क्लास से, वो भी आगे जिंदगी में निकल जाते हैं। सक्सेस रेट माने समझिए जॉब में या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काफी अच्छा है। मोर देन समझिए 80% बच्चे लाइफ में सेटल होते हैं, 80% बच्चे अपना जो चॉइस है।
तो but आपका जो मीडियम है वो क्या है, मतलब इंग्लिश है, हिंदी है, या लोकल लैंग्वेज है, ये कैसे वो भी एक डिफरेंस है। केवी और एनवी में डिफरेंस ये भी है कि हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है रीजनल लैंग्वेज। जैसे यदि आंध्र प्रदेश स्कूल चल रही है तो तेलुगु में पढ़ाएंगे अप टू एर्थ, केरला में है तो मलयालम में पढ़ाएंगे अप टू एर्थ, मिक्सिंग करते हैं इंग्लिश एंड मलयालम, जो नॉर्मल है, माने नॉर्मल बोल चाल की भाषा में पढ़ाते हैं, कोई बहुत इस तरह की नहीं कि इंग्लिश पढ़ के आओ पहले, ऐसा कुछ नहीं। क्लास 8th के बाद हम कोशिश करते हैं कि वो हिंदी या इंग्लिश में शिफ्ट हो स्लोली, एंड स्लोली आइदर दे शिफ्ट टू हिंदी और माने इंग्लिश में, किसी में चले गए। उसके बाद 9th 10th 11th 12th ये हमें हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, और हर स्कूलों में 2 टीचर हैं रीजनल लैंग्वेज टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, की उनको कहीं कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को। और प्लस एक और पर्पस है कि हमारा एक सिस्टम है आपको माइग्रेशन का। माइग्रेशन में क्या होता है, क्लास 9th में लगभग 30% बच्चे जो है कि स्कूल के नॉन हिंदी स्कूल से हिंदी में, और हिंदी स्कूल वाले से नॉन हिंदी में जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी जरूर, जैसे मान लिए बच्चा को जो आया है, मान लीजिए केरला से बच्चा आया है मेरठ, तो मेरठ में जब बच्चा रहा तो यहाँ हम एक टीचर रखेंगे मलयालम, क्या कि मलयालम उन बच्चों को सीखने का मौका मिले। हिंदी के टीचर तो हैं ही, और प्लस वहाँ के बच्चे जो होंगे मेरठ के, वो मलयालम एज ए लैंग्वेज लेंगे। तो इसे बिग प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो बिल्कुल आप वो बेसिकली कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता जो है आप करवा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इसमें एक वाकया सुना रहा हूँ, एक बार एक झज्जर स्कूल में एक फंक्शन था जी, तो उसमें बहुत नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए हुए, यार ये क्यों के आए हुए, अब बड़े मैंने सब अलुमिनाई, हमने पूछा कि ये क्यों आए, तो कहा सर हमारा तो मणिपुर से माइग्रेशन है। और वो बच्चे इतने रिलेट कर रहे थे यहाँ के बच्चों से, हरियाणा के बच्चों से, कि मैंने रियली में सरप्राइज हो गया कि ऐसा इस लेवल पर रिलेट करना वो अलग हटके है। एक तो आप सिखाते हैं कि हाँ जी ये है, वो अलग है, एज ए फ्रेंड्स, दे नेचुरल फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव ग्रोन अप इन ए सेम स्कूल। एक नेशनल इंटीग्रेशन का समझिए बहुत बड़ा एक सोर्स है। जी। अच्छा, आपकी अब जो एक नई जिम्मेदारी है जो आपको अभी बस 2 दिन पहले जो मिली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, जिसके आप चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि NIOS का विजन क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है, और आप क्या देख रहे हैं? ऐसा है, देखिए NIOS का चार्ज मैंने बस 2 दिन पहले लिया है, तो मैं बहुत वेल वर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके पहले CV शर्मा साहब चेयरमैन, डॉक्टर CV शर्मा, एंड उन्होंने काफ़ी काम किया है, और हमको लग रहा है कि DLD जो एक डिप्लोमा इन एजुकेशन का एक कोर्स उन्होंने करवाया 13 लाख टीचरों का, एक्सेप्शनली वेल था। और उसके साथ ही ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना, मैंने बेसिकली समझिए NIOS का मैंडेट जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को समहाउ नहीं जा पाए, कारण कुछ भी हो, किसी भी कारण से, उनको एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा 12 कहीं 8वीं क्लास पढ़ा, शहर में आ गया, मैनुअल लेवल करा, तो उसको मन किया कि हम 12th करना चाहते हैं जी, सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता है, हम अटेंडेंस मांगेंगे कि आप कब से कब आए। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, चाहे कोई फार्म लेवल, चाहे इस तरह कोई भी लोग, कोई खेलने वाला बहुत है, रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता, उनके लिए समझिए कि एक वरदान है NIOS कि अपना काम करते करते वो अपना एक डिग्री भी ले सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी की जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। एक तो ये है। दूसरा है, ई लर्निंग में NIOS ने काफी काम किया है, जो अब हम लोग को इस सिनारियो में जो कोशिश कर रहे हैं कि ई लर्निंग हो, ये उसमें ऑलरेडी उनके पास काफी मटेरियल्स बने हुए हैं ई कंटेंट। हम समझते हैं कि उसकी अब यूज, जो एक्चुअल यूज का समय अब आया है, जब सारे लोग कंटेंट का सर्च कर रहे हैं कि कैसे करें, तो मैं समझता हूँ कि NIOS विल बी वन ऑफ द बिग सोर्स। थर्ड है, इसमें मैंने जो देखा, इनका अपना एकेडमिक्स का जो काम करने का तरीका है
वो भी काफी फ्लेक्सिबल है। उनका करिकुलम प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और बच्चों को करिकुलम देना, इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड in the present scenario, in post COVID scenario, they will be doing very well. सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस हैं और अगर आप इजाज़त दें तो कुछ लोग जो सवाल आपकी जो स्क्रीन है उस पर भी आप जो देख सकते हैं, तो उसमें से जो कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप उनसे उठा सकते हैं और यू मे वांट टू आंसर इट। आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर देखिए एक Q&A का ऑप्शन है, Q&A बटन है, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर सेशन कहाँ पर है ये? एक नीचे आप स्क्रीन के नीचे में Q&A बटन है, है ना, उसको आप जरा क्लिक करें। हाँ तो कुछ आप यहाँ से जो रेलेवेंट सवाल है आप उसको देख सकते हैं। जहाँ तक एनवीएस के ओपन होने का सवाल है, अभी तो लॉकडाउन 14 मई तक है ही। हम लोग सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द कोई टाइम टेबल बन जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल बच्चों के लिए हमारे एनवीएस खुल जाए। दूसरा प्रश्न है, एग्जाम्स एंड इवैल्यूएशन वर्क वुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। मैं समझता हूं कि इसको सीबीएसई विल बी बेटर टू गिव द रिप्लाई, है कि उनको ही कंडक्ट करना है और हमारे लिए इसका जवाब देना उतना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एग्जाम इवैल्यूएशन में जैसे हमारे यहाँ जो एकेडमिक सेशंस थे, हमने क्या किया कि जो 23 तारीख को लॉकडाउन हुई थी, तो 7 डेज को हमने यूटिलाइज किया। जो हमारे टीचर्स रह गए थे, 31 तक खुला हुआ था, 31 मार्च तक, उन्होंने काफी 23 से इवैल्यूएशंस किए और हमारे रिजल्ट 31 को पब्लिश हो गए, सारे नॉन बोर्ड क्लास। अच्छा, हमने पब्लिश कर दिए और रेगुलर प्रमोशंस हुए बच्चों के, हमने वो नहीं किया। क्या हमने 10 मार्च को ही विजुअलाइज कर लिया था कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ सिचुएशन, तो थोड़ा सा एग्जाम प्रीपोन हुआ था। तो 18 मार्च को ऑल एग्जाम्स वेर कंप्लीटेड फॉर नॉन बोर्ड क्लासेस 6, 7, 8, 9 and 11 and result were published. In case of CBSE, let them reply, because so far तो यही हो रहा है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे for 29 सब्जेक्ट जो आया हुआ है पेपर। लेकिन अभी इट ऑल डिपेंड्स अपन कि देखिए लॉकडाउन और किस तरह की सिनेरियो बनती है। अल्टीमेटली दे हैव टू टेक फाइनल डिसीजन। और उसके बाद है जेएनवी, जो टीचर और प्रिंसिपल्स हमारे इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उनको मैं एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि आप जितने दिन स्टैंडर्ड रहे अपने स्कूलों में, इंस्पाइट ऑफ वैकेशन, आपको हम कॉम्पनसेटरी कुछ न कुछ लीव देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लाइफ भी स्मूथली चल पाए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि लॉकडाउन पीरियड में रह गए और आप अपने बच्चों या परिवार से न मिल पाए। हमें भी महसूस होता है कि आपके स्कूल रिमोट प्लेसेज में, अपने घरों से आप बहुत दूर रहते हैं और आप मिलने के लिए ही 2 महीने की छुट्टी मिलती है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इंगेज्ड हैं इस चीज से। कुछ क्वेश्चंस में रिपीटिंग है, वही जो क्वेश्चन आप इसमें जो देख सकते हैं कि जो रिलेवेंट लगे आप उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, एक है लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन का, इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, चाहे जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उनसे, कि इस केस में हमने 3 स्ट्रेटजी रखी है। पहला तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ई कंटेंट काफ़ी हमने जो महसूस किया, जो इंटरनल रिव्यूज में ई कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे सीबीएसई का, चाहे एनआईओएस का, चाहे अदर प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर। दिक्कत है चैप्टर वाइज सीक्वेंसिंग की, सब्जेक्ट, चैप्टर एंड देन सीक्वेंस।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स पर, जैसे मान लीजिए कि क्लास 6 का सोशल स्टडीज पढ़ना, तो फर्स्ट चैप्टर का जो मटेरियल, एक तो टेक्स्ट होगा जो वो भी एनसीईआरटी का ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन पुट द टेक्स्ट, देन पुट द क्लास ट्रांजैक्शन पीपीटी और एनीथिंग, देन पुट द वीडियोज, related videos, then activities, and then at last how to evaluate what activity we have given, whether they have learned, to what extent they have learned. So we are engaged in that in the first process. Second is that we are always also engaged with the NIS, wherein our teachers, KVS teachers, Army Public School teacher, and other teachers are regularly teaching through Swayam Prabha. We are also planning to have some kind of this thing, because हमारे जो बच्चे सारे घर रूरल एरियाज में हैं, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और सोर्सिंग का एक ही जरिया बचेगा, वो बचेगा फिर दूरदर्शन या डीटीएच जो भी कहिए, अदर डीटीएच के जो भी सोर्स हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा 15-20 दिन में वर्कआउट करें, ताकि उन बच्चों को 2 लेवल पर हो। एक तो हम उनको ऑनलाइन दें ही, लेकिन जनरल भी क्लास का फीलिंग भी रहे। ऑनलाइन में क्लास की फीलिंग नहीं आ पाएगी, लेकिन एटलीस्ट टेलीकास्ट में क्लास की फीलिंग थोड़ी आती है, सामने टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वी वुड लाइक टू। इसलिए इन दैट वे हम ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग इंगेज्ड हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स लगे फॉर ईच क्लास, वी आर ऑलरेडी इंगेज्ड। अब एक क्वेश्चन, हाउ टू स्ट्रेंथन जेएनवी आईटी डिपार्टमेंट। इस संदर्भ में जो भी इस पर जुड़े हुए उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक कम से कम ऑफिस में आईटी का बंदा होना चाहिए, सो दैट कम से कम, चूंकि प्रोसेस सारे अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं, सारे आईटी बेस्ड हैं, तो नेचुरली वर्किंग मैनुअल हो नहीं पाएगी। आइदर अपने स्टाफ को रीओरिएंट करें, उनको ट्रेनिंग दें, या कुछ पोस्टों को हम डाइवर्ट करें आईटी के। हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं, वी आर लेट गवर्नमेंट। How children motivated to go and play during exams and before? हमारा ये दिक्कत नहीं है, बाय द वे, चूंकि एनवीएस में बच्चे कैंपस में ही रहते हैं, तो बल्कि बच्चों को खेलने के लिए हमें भेजना पड़ता है, क्या कि इतना ज़्यादा उनमें खुद उत्सुकता है पढ़ने की, कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं कि खेलता ज़्यादा, हमारी प्रॉब्लम ये है कि खेलता नहीं है। तो सो वी प्रेफर यू शुड गो एंड प्ले। जहाँ तक स्ट्रेंथ बढ़ाने का सवाल है, अभी देयर इज नो एज सच प्रपोजल। लॉकडाउन पीरियड के बाद, जहाँ तक जैसे ही खत्म होगा और हमारे इस वैकेशन के बाद स्कूल खुलेंगे, हम लोग सोच रहे हैं स्कूल स्टैगर्ड वे में खोलने का। स्टैगर्ड वे मीन्स कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे क्लास 10, 11, 12, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्लासेज हैं, जिनकी इमीडिएटली फंक्शन में जानी है, रियल लाइफ में जानी है, तो हम कोशिश करेंगे कि, या सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम करनी है, उनको हम स्कूल में बुलाएं फिजिकली, और उनको, चूँकि हमारे यहाँ 560 के डॉर्मेटरीज हैं, 560 बेड्स हैं जिनमें कि बच्चे रहते हैं, और ये सब मिलाकर 300 होते हैं। तो इनको यदि हाफ हम बुलाएंगे, तो इन बच्चों को हम आराम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अलाउ कर सकते हैं। क्लासेज भी इतने बच्चों के लिए अरेंज हो सकती है। वी आर ऑलरेडी प्लानिंग, वी हैव मेड ए कमिटी, रिकमेंडेशन भी आ गई, उसको अभी हमने पब्लिक डोमेन में डाला, टीचरों को कंसल्ट करने के लिए, आप भी देख लो, इसका और सेशन देना है। एंड जो क्लास 6, 7, 8, 9 है, वी आर प्लानिंग, वी हैव नॉट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन अप टू एटलीस्ट अक्टूबर, टिल सिचुएशन बिकम नॉर्मल टू सम एक्सटेंट। But these 2 proposals are under consideration, and then it will go to our governing body, and then ministry, and then whatever we sanction we get, we will do, हम करेंगे। एक क्वेश्चन है अबाउट काउंसलर्स। मैं काउंसलर्स को एश्योर करना चाहता हूं कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाना बंद करें, हैव द फेथ इन अस,
आपको हमें विश्वास रखिए, हम कभी भी आपका अहित नहीं करेंगे, और जो अच्छे काउंसलर हैं उनको रिन्यू करने की तो ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोसीड्योर है, इसलिए आप चिंता ना करें, हम विल टेक केयर। लेकिन अपने काम में लगे रहिएगा, काम छोड़िएगा। साला दर्पण एक हमारा स्कूल सिस्टम MIS सिस्टम है, साला दर्पण। लॉकडाउन के दौरान ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एश्योर करना, जो हमसे कनेक्टेड हैं, कि लॉकडाउन पीरियड में आपके पास IT के अलावा कोई काम करने की ज्यादा क्षमता नहीं है, कर नहीं पाएंगे। बेटर है कि हम IT के काम को कम से कम कंप्लीट कर लें। इसलिए जो भी इससे जुड़े हुए हैं, टीचर, प्रिंसिपल, VP और काउंसलर, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट इन्वॉल्व इन दैट, सो दैट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स, साला दर्पण इज इन फुल शेप। I think it is a unique MIS system working for the whole country. आपने यदि इसमें कोशिश की तो हम सक्सेसफुली नेशन को दिखा सकते हैं कि ऐसे भी MIS हो सकता है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, हम वर्क कर रहे हैं, इसकी टेंडर हो गई है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, गॉड ब्लेस, वी विल बी सक्सेसफुल। Date of reopening of JNV depends upon the government decision, and इस संदर्भ में डायरेक्टली मैं डिसीजन नहीं ले सकता, क्या आप जान रहे हैं कि अभी गाइडलाइंस जो सारे MHA और अंडर डिफरेंट एक्ट इशू हो रहे हैं, उसमें हमारी ऑथोरिटी नहीं है, इसलिए हम डिसीजन नहीं ले सकते। लेट्स वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, बट सर्टेनली इट विल बी बेटर फॉर यू। जस्ट मैं काउंसलर या FCSA जो इससे जुड़े हैं उनको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जो भी काउंसलर्स या जो FCSA थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स को बताकर स्कूल से गए हैं या स्कूल में स्टैंडर्ड हैं या स्कूल में ही रह रहे हैं, कैंपस में हैं, उनको यदि टर्मिनेट किया गया है या इस तरह की कोई नोटिस दी गई तो काइंडली डोंट वरी, विल टेक केयर, हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, आई थिंक ऑलमोस्ट आपने ऑल क्वेश्चंस का जवाब जो है दे दिया है, ऑल हैव आंसर। और एक बात आ रही है कि जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कनेक्टिविटी का इशू की बात आ रही है कि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो वहाँ पर रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी का चैलेंज है, तो कैसे वो ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। रूरल एरिया में चैलेंज कनेक्टिविटी की है, लेकिन हम लोग एक कोशिश चल रहा है, एक अभी अप्रूवल्स तो नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐप बेस्ड बनाएं जिसमें कि एक सर्टेन जो डाटा उनको चाहिए हम प्रोवाइड करें थ्रू सम एनी प्लेयर जो भी हैं इसमें इंटरनेट में, मोबाइल में, एंड उसके थ्रू उनको प्री लोडेड टैबलेट्स दें और थोड़ा डाटा उनको दिया जाए ताकि हमारे स्कूल की कनेक्टिविटी जो हमने कहा टेंडर हुआ है यदि कंप्लीट हो गई तो शायद ये ऑनलाइन प्रोसेस विल बी वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस और अच्छा चलेगा, क्योंकि ई कंटेंट के प्रोसेस डेवलपमेंट तो हम लोग बिग वे में लगे हुए हैं, सारे टीचर्स भी लगे। जी जी। अच्छा, एक सवाल हमारा है कि ये जो नवोदय स्कूल आज के दिन जो 5000 के आसपास हैं, क्या इनको और बढ़ाने की क्या कोई प्लान है और स्कूल बनाया जाए, कोई ऐसा प्लान है? मैं समझा नहीं, फिर से रिपीट करें। जो आपके नंबर ऑफ स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उन स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है? देखिए, मुझसे यदि आप पूछिएगा, यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन में ऑफिशियली पर्सनल ओपिनियन में बहुत ज़्यादा स्कूल बढ़ाने से क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी पहला, लेकिन इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है क्योंकि काफ़ी एरिया है, 30 एकड़ का कैंपस है और बहुत चीज़ें हैं जिसको कि बेटर वे में करके पर स्टूडेंट
एक्सपेंडिचर भी घटा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। लेकिन स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ाएंगे तो फिर अच्छे बच्चे कैचमेंट में नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन। ऑफिसर जी हाँ, जी हाँ, श्योर। अच्छा, एक सवाल मैं जो आपसे पूछना भूल गया था, जो मुझे शुरुआत में पूछना चाहिए था कि विश्वजीत जी, आपका जो यहाँ पर आने से जो पहले जो कैरियर था उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया जाए, जिससे कि लोगों को पता हो कि आपने इसके पहले भी बहुत से विभाग संभाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दें। जी जी जी, धन्यवाद। चलिए, आपने एक बड़ा सेंसिटिव इशू छेड़ा है कि मैं बेसिकली फॉरेस्टर हूँ और 89 बैच से हूँ और काफ़ी मैंने 3 स्टेट में काम किया, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद मैं सेंटर में आया। बिहार में भी मैं काफ़ी टफ एरियाज में पोस्टेड है, जैसे गया काफ़ी नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, then I posted in Saranda, that is also Naxal infested area as divisional officers. But हमें कभी आज तक प्रॉब्लम्स नहीं हुई, नक्सल एरिया में भी हमने कभी महसूस नहीं किया। इसके बाद मैं सरंडा झारखंड में और गया बिहार में, देन आई वेंट टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी हमने डोडा में और जम्मू में, कठुआ में काम किया और 1998 में काम किया 2000 में, जबकि मिलिटेंसी बहुत पीक पर थी। और फिर भी मैंने महसूस किया है कि यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं और डिलीवर करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के, आपको सपोर्ट मिलता है। मिलिटेंसी या क्यों ना हो, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। क्या कि मैं जिस समय 98 में डोडा में ज्वाइन किया है, I was the first RR to join there, और मुझे आश्चर्य हुआ कि पब्लिक सपोर्ट मुझे गजब मिली। अच्छा, मैं I was surprised, I was नहीं, डर कर गया था थोड़ा पता नहीं आ रहा है, मिलिटेंसी है, ये है, वो है, क्या होगा, लेकिन I got very good response। तो मुझे लगा कि जो डिलीवर और लोगों को लगता है कि उनकी सहूलियतें बढ़ रही हैं और उनके लिए काम कर रहा है, तो आपको दिक्कत। दैट वाज माय सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं लगभग 13-14 साल काम किया हूँ और डिफरेंट पोजीशंस में काम किया, लगभग मंत्रालय के हर विभाग में काम किया, इंटरनल में जितने भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, जो भी है सब मैंने किया। और फॉरेस्ट्री साइड में मैंने आपके ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ा रहा, मतलब बिगेस्ट प्रोजेक्ट को बेसिकली मैंने भी स्टीयर करने में काफ़ी काम किया। उसके बाद मैं काफ़ी जुड़ा रहा आपके फॉरेस्ट क्लियरेंसेस से, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं, उसके सिंप्लीफिकेशन से, और जहाँ मेरा कोशिश की कि प्रोसेस को ऐसा बनाए कि पब्लिक को सहूलियत हो। बेसिक जो पर्पस हमारा एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हम कितनी ज़्यादा प्रोसेस को इस तरह से ट्वीक कर सकते हैं कि इट इज मोर पब्लिक ओरिएंटेड। उनको आई शुड नॉट ब्रेक द रूल, लेकिन आई शुड नॉट मेक द प्रोसेस कमर्शियल। यस, हम रूल तोड़ने नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रोसेस को ऐसा बनाए कि लोगों को सहूलियत हो, उनको जाने में, उस प्रोसेस को फॉलो करने में डर न लगे। हमारी दिक्कत क्या है, हम तो पहले ही डर जाते हैं प्रोसेस तो बाद में आता है। ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा मैंने आपको बताया। और बीच में मैंने फिर एक मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, नीदरलैंड से, द हेग से। प्लस मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और वांटेड टू बी न्यूक्लियर physicist, but somehow landed in forestry and then landed in education, school education. Great, fantastic. But, it's a very serious time. Yes, particularly working for the rural talented students, really serious. तो विश्वजीत जी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन था। आपके साथ बात करके इतना कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला कि नवोदय विद्यालयों में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस थी उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस नेटवर्क ऑफ स्कूल को इतने इसमें इनोवेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स ला रहे हैं
बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हैं और उसको सिटीजन सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक बना रहे हैं कि वो उनको जो है दिक्कतें कम हो। तो बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से फ्रॉम इलेट्स की, और बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं आप कि आप इतने एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट और मोटिवेशन से इस चैलेंज को आपने लिया है, और आपको जो नई जो जिम्मेदारी जो आपको मिली है NIOS की, हमें उम्मीद है कि उसमें भी बहुत से इनोवेशंस आपकी ओर से होंगे, और जिसके बारे में एक बार फिर से हम लोग आपसे जो है 6 महीने बाद बैठेंगे आपके साथ और एक बार जो है चर्चा करेंगे ऐसे कि NIOS में क्या क्या और कर रहे हैं आप। तो इसी के साथ मैं जितने ऑडियंस है यहाँ पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इतना अच्छा काम जो नवोदय विद्यालय समिति में हो रहा है, इसको और भी अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को मालूम हो कि इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है फेसबुक पर जो है शेयर करें। और विश्वजीत जी, हम लोग का जो एफर्ट है, जो लोग इलेट्स में हम लोग ये एफर्ट कर रहे हैं कि जो सरकार की जो अच्छे प्रयास है उसको हम जनता तक ले आए, इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये बताएं। नहीं, आपके मैगजीन का मैं रेगुलर सब्सक्राइबर भी हूँ, और मैंने देखा है कि कम से कम आप एक सहज तरीके से एजुकेशन में हो रहे डेवलपमेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं और ग्रेडिंग भी अच्छी खासी करते हैं। ये भी देखा कि किसी चीज को आगे बढ़ाना हो तो ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। आप अच्छे किए अच्छे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इट्स ए ब्रिलियंट। टेक्नोलॉजी के यूज में भी मैं देखता हूँ आपकी काफी इनोवेटिव चीजें आती रहती है, एंड आई यूज्ड टू फॉलो। इनफैक्ट कई चीजों को करने के पीछे आपकी मैगजीन भी है, जो कि कई बार मैं ऐसे लीजर टाइम में मेरे ऑफिस में पढ़ा रहता है, मैं अक्सर लंच के समय उड़ता रहता हूँ जी। और उसके लिए इसको आप जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा, मेरा एक सजेशन है जी, गवर्नमेंट स्कूल को थोड़ा सा और लाइए, क्या कि पब्लिक प्राइवेट की जब तक कंपटीशन नहीं आएगी एजुकेशन में ना, तब तक वो दोनों एक्सेल नहीं कर पाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे दिल्ली का हमारा स्कूल है, मान लीजिए, तो दिल्ली के स्कूल में जो रिजल्ट्स हैं वो फार बेटर है कि प्राइवेट स्कूल से। तो वो चीज को थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल और ऊपर जाएंगे। इट्स अ पॉजिटिव कंपटीशन। Yes. So we will our quality of education will improve like anything. It's not government versus private. It's not like that. Yes. ये बेसिकली है कि हम इस पूरे सिस्टम को कैसे और ऊपर खींचे, वो उसके लिए थोड़ा सा और 1 मिनट आपसे समय लूंगा इसमें। और जो हमारे NIOS के और NVS के जो भी टीचर, प्रिंसिपल और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, खास करके उनको लॉकडाउन के संदर्भ में एश्योर करना चाहता हूँ कि वैकेशंस के बाद स्कूल खुलने का जो भी डेट होगा वो ऐसा होगा कि आपको सहूलियत रहेगी। आपको हम किसी तरह से हम चाहते हैं कि कम से कम 30 to 40 डेज आपको रेस्ट मिले। हमारी पूरी कोशिश होगी और इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे 10 महीने के था, उनको हम किसी तरह से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो हमारा नॉर्मली 10 मिनट फिर 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वो प्रोसेस को हम ट्वीक नहीं करेंगे, आपको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, आपको हम बाहर नहीं कर रहे हैं। इसलिए रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और कोई खतरे की चीज नहीं है। थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत विश्वजीत जी, और आप हमारे साथ। और नमस्कार टू यू एंड नमस्कार टू ऑल द ऑडियंस फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।